मेरे बड़े भाई भाई सप्पू जी, फतेह साहब भाई, यहाँ पर हमारे इस ताजपुर विधानसभा क्षेत्र के और ताजपुर प्रखंड के तमाम नौजवान साथी, आज संयोग रहा कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला। इसके लिए हम अपने बड़े भाई सप्पू जी के प्रति इस्तकबाल करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। मुझे आप लोगों से समस्तीपुर ताजपुर बड़ा पवित्र जगह है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये कर्म क्षेत्र रहा है, जन्म क्षेत्र रहा है, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने देश में समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, तमाम लोग जो थे उनके साथ कदम से कदम बढ़ा करके और इस देश को एक समाजवाद की बुनियाद खड़ा करने का काम किया। उसके उनके द्वारा बनाए गए जो बीज लगाए गए, उस बीज के आप एक वृक्ष के रूप में आप स्थापित हैं। आज नौजवान हैं और नौजवान की परिभाषा बहुत व्यापक है। नौजवान सिर्फ उम्र से नहीं, मन से, मस्तिष्क से भी होता है। और नौजवान वो होता है जो समाज में गलत धाराओं के विपरीत खड़ा होकर करके उसका प्रतिकार करे। पूरे विश्व का इतिहास है, हम लोग भी उस इतिहास के एक पुंज की तरह रहे हैं। 1900 जब प्रेस बिल आया था जगन्नाथ मिश्रा की सरकार के समय, उसके खिलाफ, और उसके पहले 1974 में जब तानाशाही आया था, उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था और उसमें सारे नौजवान थे। ये तो बिहार का सवाल रहा, लेकिन देश में भी और पूरे विश्व में, चाहे फ्रेंच मूवमेंट को आप देख ले, रशियन मूवमेंट को देख ले, चाइनीज मूवमेंट को देख ले, आप जो भी देखेंगे युवाओं की ही बड़ी भागीदारी रही है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में नौजवान थे, 30 बरस से ज़्यादा जेल में रहने का काम किए, लेकिन उनका मन नहीं हिला और देश की आज़ादी के लिए लड़ने का काम किए। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का, उनके जेल में जाने का, उनके घर जाने का। वो नौजवान ने देश में, पूरे दक्षिण अफ्रीका में एक लड़ाई कर करके देश में जो तानाशाही थी, उस देश में उस तानाशाही के खिलाफ लड़े। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नौजवान जब खड़ा हो जाता है, नौजवान जब ठान लेता है, नौजवान जब सोच लेता है, तो परिवर्तन की राह खड़ी होती है। ठीक ही कहा हमारे कुछ साथियों ने, संविधान पर खतरा है। हम इसलिए जानना चाह रहे थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। देश का संविधान बनाया गया था, तो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़े विचार करके सारे देश के संविधान को अध्ययन करके, और ये कहा गया कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान, क्योंकि यहाँ बाबा साहब को दलित का नेता कहा जाता रहा, लेकिन बाबा साहब ने समाज के सभी तबकों को, महिलाओं का हो, अल्पसंख्यक का हो, पिछड़ा का हो, सवर्ण का हो, नौजवान का हो, बुजुर्ग का हो, बच्चे का हो, सबके अधिकारों को समावेश करके और उनके कर्तव्यों को भी उल्लेख करने का काम कहा गया कि हिंदुस्तान का ये जो संविधान है, यही हमारा सबसे बड़ा पवित्र पुस्तक है और इसी के आधार पर शासन भी चलेगा, प्रशासन के कानून भी चलेंगे। 395 धाराएं हैं इस संविधान में। जो संविधान पुस्तिका है तो 395 हमारे अनुच्छेद हैं, धाराएं, 7 मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार में शिक्षा का, बोलने का, रहने का, आवास का, जीने का सारे अधिकार सम्मिलित है, शिक्षा का सारे अधिकार सम्मिलित है। अब ये विचार है जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो प्रेम्बुल हमारा है, जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, ये नहीं कहा गया है कि हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम सिख लोग, हम ईसाई लोग, हम बौद्ध लोग, हम जैन लोग, ये नहीं कहा गया। हम भारत के लोग
धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, समता मूलक समाज बनाने का संकल्प लेते हैं। यह है उसमें दो शब्द, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, दूसरा शब्द समता मूलक समाजवाद। इस समाज में जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी लीग के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, इस भारत का निवासी है, वो सब समता रूप से रहेंगे। सबको भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सभी। समता मूलक का ये मतलब नहीं कि चंद मुट्ठी व लोग आसमान पर चले जाएं और जो गरीब लोग हैं वो सबसे नीचे आ जाए। भारत का अभी जो आंकड़ा आया है, देश का 60% संपत्ति पर, 140 करोड़ आबादी है, उसका 60% संपत्ति पर अकेले 2 परिवारों का अधिकार है। और उनको जीएसटी आप जानते होंगे, नया लाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, 3% ही जीएसटी उनको देना पड़ता है। और हम आप सब लोग जो यहाँ नहीं भी हैं, वो जो 50% आबादी पर के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। 60% संपत्ति 2 लोगों के पास और 3% संपत्ति 50% लोगों के पास। और उनको जीएसटी कितना देना पड़ता है? 18%। क्या ये संविधान के अंतर्गत आता है? हर व्यक्ति जो आपके घर में, हमारे घर में और किसी के घर में, जो हमारी माता के गर्भ में जो बच्चा भी है, उस सब को इंक्लूड किया जाए तो हर व्यक्ति पर 32,000 रुपये का कर्जा। हम सब कर्जदार हैं। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन हम सब कर्जदार यहाँ बैठे हुए सब लोग, हम लोग 32,000 रुपये के कर्जदार हैं। तो ये समता मूलक समाज तो हुआ नहीं। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जो वातावरण आज बनाए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद का सवाल, हमारी तो संस्कृति रही है गंगा जमुनी की संस्कृति। और गंगा जमुनी की संस्कृति में है कि हम हिंदू मुस्लिम सब मिल करके एक साथ रहेंगे, क्योंकि आज़ादी में सभी वर्ग के लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया। इतिहास में बहुत लोगों का नाम नहीं दर्ज है, लेकिन सब लोग जानते हैं। इस इलाके के भी जो हमारे बुजुर्गों के बारे में जब हम दास्तान निकालेंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लाठियाँ खाए होंगे, कोड़े खाए होंगे, जेलों में गए होंगे और गोलियाँ भी खाने का काम किए होंगे, कुछ लोग फांसी भी चढ़ने का काम किए। तो देश की आज़ादी के कुर्बानी देने का काम सभी वर्ग के लोगों ने किया। तो फिर देश में जात धर्म वर्ण वर्ग में गोत्र में बंटवारा करने का अधिकार तो संविधान के विरोधिता होगा, इसलिए संविधान को खतरा है। दूसरा, संसद को कहा गया है लोकतंत्र का मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा जो हमारा धर्म क्या है? कानून, संविधान, उसका जो है वो लोकतंत्र का वो है संसद। एक संसद वो है जहाँ महात्मा गांधी, अम्बेडकर, मौलाना आजाद जैसे लोगों की स्थापित है। और जो नया संसद बना है उसमें सावरकर का फोटो, संगोल के बारे में आप लोग नया नाम सुने होंगे, लेकिन आप जब प्राचीन काल में 1000 वर्ष के पूर्व के काल को आप जानने का काम करेंगे तो संगोल को राजदंड कहा जाता है। जब राजाओं की लड़ाई होती थी, एक राजा पराजित हो जाता था तो अपने शासन का हस्तांतरण करता था, तो वो राजदंड उसको दे करके और उस अधिकार को शासन का अधिकृत उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने संविधान में ऐसी बात कहने का काम कह दिया है, ऐसी बात लिख करके दिया है कि जो राजा का भी बेटा होगा, यानी कि अमीर का भी बेटा होगा या एक गरीब की बेटा होगा, सबको एक वोट देने का अधिकार, एक वोट देने का अधिकार। और उसी वोट से प्रतिनिधि चुना जाएगा, प्रधानमंत्री से लेकर के और सरपंच तक, पंचायत
प्रतिनिधि तक उसी एक वोट से। लेकिन राजतंत्र में तो होता है कि राजा का या जो सत्ता में जो राज कुल के लोग हैं उसको सत्ता होता है। तो राज सत्ता की ओर इस देश को ले जाने का काम इस संसद, इस सरकार करने का काम कर रही है। यानी लोकतंत्र को धीरे धीरे समाप्त करने का काम कर रही है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है जीने का। अब जीने का अधिकार है तो हमको नौकरी का भी अधिकार है, हमको रोजगार का भी अधिकार है। लेकिन ये सरकार जितने सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे सबको बेच रहे हैं, नोटबंदी करा दिया, जीएसटी ला दिया और निजी हाथों में कैद कर दिया। आश्चर्य है, कोरोना काल में हम सब लोग गरीब होते गए, हमारे घर के संदूक से पैसे निकलते गए। जो गरीब था वो और गरीब हो गया, मध्यम वर्ग के लोग थे वो गरीब हो गए। लेकिन वो दो परिवार और कारपोरेट घराने के लोग इतने अमीर हो गए कि विश्व का एक अडानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ अमीर के गिनती में आ गया और दूसरा अंबानी एशिया का सबसे बड़ा अमीर के गिनती में आ गया। कोरोना काल में जिस समय व्यापार से ज़्यादा लोग मर रहे थे, ऐसे समय में उस बीमारी को भी व्यापार बना करके और विश्व का सबसे बड़ा अमीर हो गया। ये तो समानता नहीं है, ये तो असमानता है। और शिक्षा जो हमारा अधिकार है, नौजवान आप इस बात को बड़े ध्यान से जाना, शिक्षा को निजीकरण कर दिया गया। आरएसएस के दस्तावेज में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आरएसएस जो बीजेपी का मूल जो पार्टी है उसका तो राजनीतिक प्रकोष्ठ है बीजेपी, असली तो आरएसएस है। उसका लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजर में कि ऐसी शासन व्यवस्था हो जहां जो प्रजा है, प्रजा को ऐसी शक्ति को छीन करने का काम करो कि वो भूख से ज्यादा शासन के बारे में सोचने का काम नहीं करता। वो सिर्फ अपनी भोजन कैसे प्राप्त करे इसकी चिंता रहे और शासन अमीरों के बदौलत शासन चलाने का काम। और आज वही हो रहा है। हम लड़ रहे हैं, गेहूं का दाम बढ़ रहा है, अनाज का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है। लेकिन जो किसान उत्पादन करता है, जो पैदा करता है हमारे माँ बाप किसान बन करके, उसको पैसा नहीं मिल पाता। पैसा किसको मिलता है? जो कारपोरेट घराना के लोग, जो बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके घरों को, उनके तिजोरी को बढ़ा जा रहा है। और जो पैदा करने वाले लोग हैं उनकी तिजोरी खाली होती जा रही है। नौजवान साथी इस चिंता का विषय है। और मैंने पहले ही कहा कि नौजवान जब करवट बदलता है तो परिवर्तन दिखा जाता है, परिवर्तन होता है। और समस्तीपुर के नौजवान साथी, वैसे तो पूरे देश के नौजवान साथी की आज जरूरत है, लेकिन समस्तीपुर की जनता को, समस्तीपुर की युवाओं की ज्यादा जिम्मेवारी, क्योंकि हमारे पूर्व के कबीर ठाकुर, सच्चिदानंद राय, सच्चिदानंद सिंह जैसे लोग रहे तो देश में अपनी जान जोखिम लगाने का काम है। तो हम उसके वंशज हैं। हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए लड़ाई करने का काम किया। हमारे पूर्वज सावरकर नहीं हो सकते, हमारे पूर्वज नाथुराम गोडसे नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज होंगे तो कर्पूरी ठाकुर हो गए, सच्चिदानंद। नौजवानों अपने पूर्वजों की चिंता करो, अब पूर्वजों को जो दिए हुए रास्ते हैं उसको याद रखें। इसलिए 2024 बड़ा ही खतरनाक समय है। अगर इस समय आप अगर पहले की तरह 2 करोड़ के चक्कर में, 15 लाख के चक्कर में और मोदी फोबिया के चक्कर में अगर पड़ गए तो देश फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से छुड़ाने के लिए इस देश के लोगों ने जब कुर्बानी दी तो 150 बरस से ज़्यादा लग गया। उससे खतरनाक स्थिति है ये अडानी एंड कंपनी, क्योंकि उनके लोग नीचे तक पहुंच चुके हैं। धर्म का परिभाषा दे गए, धर्म की कट्टरता दे करके लोगों में तफरका पैदा करने का काम करो, बताने का काम करो। धर्म से कहाँ किसको छुए? क्या मुस्लिम धर्म में है
कि किसी को एक दूसरे के नजरिया से देखो, या हिंदू धर्म में है एक दूसरे को नजरिया से देखो। छठ होता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व छठ है ना। मुसलमान हिंदू सभी लोग मिल करके के और जो छठ करती है उसको लोग सम्मान और उसकी सुरक्षा करने का काम करते हैं, सफाई करने का काम, स्वच्छता करने का काम। ये धर्म में है तब ना उस तरह के काम करते हैं। फिर किस बात का अलगाव, किस बात का? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं खतरनाक समय और ऐसे समय बहुत संयमित ढंग से, क्योंकि वो लोग कई तरह से आपको घेरने का काम करेंगे प्रलोभन के द्वारा। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे नौजवान प्रलोभन की, लेकिन प्रलोभन भी एक कारण होगा। जात होगा, धर्म होगा, वर्ण होगा, कई तरह से उनके पास अकाट उनके पास संपत्ति है, अकाट उनके पास साधन है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। विपक्षी एकता और ये किस तरह से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। पूछिए कि तुम्हारी एनडीए की जो गठबंधन थी, कितनी पार्टी थी, आज कितने पार्टी हो? गठबंधन टूटा है तुम्हारा कि हमारा? अकाली दल कहाँ चला गया? जनता दल यू कहाँ चला गया? शिवसेना कहाँ चला गया? कहाँ चला गया जयललिता की पार्टी? कहाँ है? हर जगह उनसे अलग हो गए जो उनके एलाई थे ना। हमारा कौन अलग हुआ है? हम तो अभी खड़ा करने में लगे हैं और खड़ा बड़े सार्थक ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से। 23 तारीख की जो बैठक है सब लोग आ रहे हैं, सब लोगों ने सहमति दी है, तो लेकिन वो सहमति से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए, अगर हमारा नौजवान सक्रिय रहेगा, हमारा नौजवान अगर जागृत रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लाख कोशिश कर ले, कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेजों से ज़्यादा ताकत इसके पास नहीं ना है। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे खुद ने लड़ करके हिंदुस्तान को जीतने का काम किया है। बाबू लड़के के ना हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाई, हम उसी के बंद। हमारे बदन में, हमारे शरीर में भी उन्हीं का लहू दौड़ रहा है, हमारे पूर्वजों का लहू। हम कैसे गद्दारी कर सकते? हम कैसे लड़ाई से पीछे हो सकते? इसलिए हम चाहेंगे आगे आइए, नौजवान को आगे आना होगा, खास करके गांव में महिलाओं को समझाना होगा, बताना होगा। एक शिव चर्चा ही लोग करते हैं ना, उनसे पूछिए कि शिव ने अपनी पार्वती को, अपनी पत्नी को अपमान हुआ तो वो अग्नि में जल गई, तो उसको लेकर के कंधे पर पूरे संसार का भ्रमण किए, पूरा संसार को जला देने का काम किया। पत्नी के अपमान सब शंकर ने, लेकिन आज कितने पत्नियों का, कितनी महिलाओं का अपमान हो रहा है, चौक चौराहे पर क्या हो रहा है, और उनके पार्टी में भी क्या हो रहा है, किस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है। तो जहाँ नारी का सम्मान नहीं है, वहाँ शिव चर्चा करके क्या करोगे? शिव की मान्यता, शिव की परंपरा को मानना होगा। राम की चर्चा तब करेंगे जब राम ने सीता के लिए 14 साल वनवास किया और रावण जैसे लोगों के साथ लड़ाई लड़ के थे, अपनी धर्म पत्नी को वहां से छुड़ा करके अयोध्या लाने का काम किया। आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आप मंदिर बना रहे हैं। राम तो सबड़ी के जूठे बैर खा करके राम की महानता सिद्ध हुई थी। राम की महानता अयोध्या में जन्म लेकर के सिद्ध नहीं हुई थी। राम की पहचान हुई थी सबड़ी के जूठे बैर खा कर। उस राम को भूला जाता है, लेकिन ये लोग उस राम को भूल जाते हैं। ये अयोध्या की राम को, जहाँ पेट भरे उनके लोगों का, मनुस्मृति, सारे चीज लंबी बात हो जाएगी। कभी बैठेंगे तो इन चीजों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो मूल बात है, देश संकट में है, लोकतंत्र संकट में है, हमारे पूर्वजों की दी हुई जो थाती है वो संकट में है, संविधान संकट में, हमारे लोग जो है वो संकट में। इसलिए 2024 में हमें ठान लेना है कि एनडीए के लोगों को कुछ भी कर ले, उसको यहाँ से संसद नहीं भेजने देना। कि वो संसद चले गए
अंतिम चुनाव होगा। हमारे पास जानकारी है, जिस तरह अमेरिका में सिस्टम है प्रेसिडेंशियल रूल, वो सिस्टम लाने का काम करेंगे। आपका चुनाव नहीं होगा। आपको अधिकार जो बाबा साहब ने दिया कि रानी की बेटी हो या राणा या राजा का या रंग का बेटा हो, सबको एक वोट देने का अधिकार वो नहीं रह पाएगा। इसलिए संकट से बचने के लिए नौजवानों आगे आना, सारे गिला शिकवा को मिटा के सब लोग एकजुट होकर के देश की सुरक्षा के लिए आप तैयार होइए। अभी से ही गांव गांव में पसर जाइए, गांव गांव में लोगों को संगठन बना के जाकर एकजुटता करने का काम है। कोई अगर आता है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लोगों को विखंडित करने का काम, ऐसे लोगों को चौकीदारी करने का काम, ऐसे लोगों को गांव से बाहर करने का काम। कैसे होता है? गांव में जब कुछ होता है घटना, तो गांव का नौजवान जग जाता है, पहरेदारी करता है, पहरेदारी करता है ना, आवाज देता है एक दूसरे को, और आवाज दे करके खबरदार करता है, और खबरदार करके ऐसे लोग जो घुसना चाहते हैं, ऐसे लोगों को गांव से बाहर ही बना लेना पड़ता है। ये काम करना है। गांव में ऐसे लोग घुसने नहीं देते। ये अगर पहरेदारी कर लेंगे, निश्चित रूप से जीत आपकी। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। देश बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। देश बचेगा तो हम भी बचेंगे, देश रहेगा तब ना हम रहेंगे। तो हमको भी झाड़ू और कटोरी लेकर के चलना पड़ेगा। तो आपको तय कर लीजिए, झाड़ू कटोरी लेकर के चलना है या स्वतंत्रता के हवा में अपने को जीने का काम करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग मेरी बात को शांतिपूर्वक सुने। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय बिहार, जय माननीय मंत्री जी ने विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया कि जो देश किस तरह संकट से गुजर रहा है, तो इस संकट से गुजरने को रोकने के लिए आने वाले 24 के चुनाव में युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। जिस प्रकार युवाओं ने एकजुट होकर 15 लाख 2 करोड़ नौकरी के लालच में उस निकम्मी सरकार को बैठाने का काम किया है, उसी प्रकार आप लोग भी एकजुट होइए और इस निकम्मी सरकार को आने वाले 24 के चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करना है। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है, एकजुट होइए, एकत्रित रहिए, संगठित रहिए, तो आप मजबूत होंगे। और जब आप मजबूत होंगे तो देश का जो संविधान को खत्म करने पर लगे हुए हैं, उस संविधान को हम लोगों को बचाना है। आज यदि हम लोग अपने में एकजुट नहीं हो, एकत्रित नहीं हो, संगठित नहीं हो, तो आने वाला चुनाव यदि हम लोग फेल कर जाते हैं 24 का, तो फिर 24 के बाद चुनाव नहीं होगा। जिस प्रकार अंग्रेजों ने गुलामी किया था, उस प्रकार 2 परिवार इस देश को गुलाम कर देगा। आप जानते होंगे कि वो 2 परिवार हमारे घर तक पहुंच चुका है। आज क्या है, मकई का रेट क्या है गांव में 17 रुपये, और उसी मकई को मॉल में बिकता है 34 रुपये किलो। तो वो कॉरपोरेट घराना हम लोगों को गुलामी की ओर ले जा रहा है। इसलिए आने वाले चुनाव में हम लोगों को एकजुट होना होगा और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का ये सभा समाप्त किया जाता है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।